डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका महेंद्र आज के क्लास से साइंस एंड आर्ट्स सेक्शन। यहाँ आपको मिलते हैं 6 से 12 तक की वीडियो। और आज हम बात कर रहे हैं 12वीं की कक्षा के राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में। इनका फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे और कल हमने पढ़ा था जैसा कि शीत युद्ध के दौर के बारे में, और उन्हीं में आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि शीत युद्ध के बाद हमारे गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम कैसे जानेंगे। और उनके पहले देखिए, अभी थोड़ी गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखिए। ऊपर से लॉकडाउन भी चल रहा है, खाते पीते रहें, पढ़ना बहुत है। और जैसा कि बोर्ड के मैं 10 और 12 वाले को बता दूं, ऐसा सिर्फ कहा गया कि मार्क्स मतलब सिलेबस कम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई जो कॉरिजेंडम आया नहीं है, तो आपको सही से पढ़ना है, ठीक है। और मैं जो हूँ आपको पूरे नोट्स लाइन वाइज, जो पूरे बुक के चैप्टर के नोट्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के हैं या 1 मार्क्स के हैं या 2 मार्क्स के वाले हैं, जो आपके जनरली बिहार बोर्ड के वाले की बात कर रहा हूँ, और सीबीएसई वाले अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है मार्क करके पीडीएफ में डाल देता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, उनको देख लिया करें, ठीक है। तो हम आज देखेंगे, यहाँ पे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम जब जो है विश्व 2 राष्ट्रों में बट गया था, एक सोवियत संघ, एक जिसको यूएसएसआर, और जो है हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 2 आपके महान शक्तिशाली अपने देश वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे। हमने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट, वहाँ पर क्या कर दिया गया था, थोड़ा टिकअप कर रहे हैं अभी हम। तो एक जैसे यूएसएसआर मतलब जो है आपके जैसे ही अपने जद में लिए, तो अमेरिका को वह सताने लगा, और उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था जो है हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराने के बाद। तब उनके बाद क्या हुआ, नाटो, सियाटो और सेंटो, और 3 तरह के हमने संध्या देखी। और संध्या देखने के बाद हम यहाँ पर मैंने कहा था कि आज मैं गुटनिरपेक्ष के बारे में बात करूँगा। तो गुटनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया था कि बिना दोनों के बीच में रहे हुए हम जो है अपना बात अनुसरण करें। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन लाया कौन? तो भारत, घाना, ठीक है, युगोस्लाविया, घाना और मिस्र जैसे जो छोटे छोटे देश थे उस समय के, मतलब अभी भी उतने पावरफुल तो है नहीं, हम लोग अभी विकासशील हैं, विकसित बने नहीं हैं। तो ये छोटे देश से फ़ायदा क्या था बड़े देशों का? जैसे आप इनको अपने लहजे में समझिए कि आपके सपोर्टर के रूप में काम करते हैं। मतलब एक बड़े देश के अंदर छोटे देश का सपोर्ट के रूप में होना, मतलब उनको सहायता प्रदान करने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका के अगल बगल द्वीप देखें, ठीक है, और यहाँ जैसे भारत है, भारत के अगल बगल जैसे मालदीव है, नेपाल है। खैर अभी नेपाल के साथ तो कुछ तरह नहीं चल रही है, लेकिन अच्छी दोस्ती हमारी, ठीक है। मालदीव से भी अच्छी दोस्ती, म्यांमार हो गया। तो इनसे अच्छी दोस्ती रहने से क्या है, हम जो है वहाँ पर अपनी सैन्य गतिविधियाँ शुरू कर सकते, मतलब कुछ भी हो, अभ्यास के रूप में, चाहे कैसे भी गतिविधियाँ हम वहाँ करते हैं। इससे क्या होता है, जो मतलब हम तो ऐसे दुश्मन मानते नहीं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी को मतलब कोई भी देश जो है घेरता है, जैसे इनको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई एक देश है, ठीक है, इनके अगल बगल दूसरे कंट्री है, तो ये क्या करेगा, जैसे ये छोटे देश हैं, ठीक है, ये छोटे देश हैं, ठीक है, ये छोटे देश हैं, और यहाँ पर इनसे कोई बड़ा वर्चस्व वाला देश है इधर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अपने जन में लेके मतलब बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये कोई छोटा सा देश है, ज़्यादा विकसित भी नहीं है, ठीक है। विकासशील का तो नाम मतलब विकसित तो जो है कह ही नहीं सकते, विकासशील की राह में, लेकिन उनमें क्या है, बहुत बाधा है। जैसे अफ्रीका जैसे देश हम ले लेते हैं, तो क्या करेंगे हम इनको मदद करेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारी सहायता दूंगा, चाहे आर्थिक सहायता हो, सैन्य सहायता हो। इनसे क्या होगा, हमारा संबंध अच्छा रहेगा। और हम जैसे ही मैंने अपना यहाँ सैन्य संगठन लगाया, तो क्या होगा, ये जो हमारा मतलब जिसको अधिक वर्चस्व देश है, हम उनके जद मतलब वो मेरे जद में आ गया, हम उसके और क्या है बगल में आ गए, तो ठीक है, ही कारण था। तो उस समय क्या हुआ, अमेरिका, ठीक है, युगोस्लाविया, घाना के वाना एनक्रुमा, और भारत के जवाहरलाल नेहरू और भी 25 देशों के मेंबर जो है 1961 में गुटनिरपेक्षता, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल जमाल नासिर युगोस्लाविया के थे, घाना के वाना एनक्रुमा, और 25 मेंबर के साथ क्या हुए, आपको 1961 में गुटनिरपेक्ष संस्था की स्थापना हुई। इनका काम क्या रह गया, अपना जो है
किसी एक को सपोर्ट ना करके, क्योंकि वे अगर किसी डायरेक्ट हम क्या करेंगे, किसी डायरेक्ट मिल जाएंगे। अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, अब किसी के अंदर तुरंत आ जाना क्या है, हो सके मान लीजिए उस वक्त भारत जो है आज़ाद हुआ था, ठीक है, मतलब एक खिलता हुआ कली था। अगर वो किसी के अंदर आता तो अचानक क्या हो जाता कि एक तो अभी गुलामी की जिंदगी से मुक्त हुआ, वापस कोई बड़ी शक्ति के हाथ में आके क्या होने लगेगा, उनसे फिर उनके जद में आ जाएगा। तो इनसे बचने के लिए क्या किया, ये कुछ 25 देशों को संस्थाएं ने, ठीक है, गुटनिरपेक्षता संस्था बनाया। इनसे फ़ायदा क्या मिल गया छोटे देशों को, अब ये अपने विचाराधीन काम कर सकती थी। भारत भी ऐसे, भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि अमेरिका चाह रहा था कि भारत उसमें आके मिले, और यूएसएसआर चाह रहा था कि भारत इधर आए, क्योंकि भारत में बहुत अच्छी संपदा है, आप अनेक संपदा हैं, चाहे खनिज संपदा हो और क्या है प्राकृतिक संपदाएं जितनी भी है भारत में बहुत आयत मात्रा में। ब्रिटेन तो पहले लूट ही चुका था, तो इस प्रकार दबाव बनाया जा रहा था। तो छोटे देशों के पास क्या करें, तो भारत के द्वारा और ये 25 मेंबर जैसे पहल किया गया, ठीक है, तो पहल किए गए तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण संधियाँ हुई। देखिए, और हम यहाँ पर बात करेंगे, हम देखेंगे जिस प्रकार क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है पूरे विश्व में एक तनाव की स्थिति पैदा कर रही कि अगर मिसाइल दाग दिया जाता है तो क्या होगा। तो गुटनिरपेक्ष के जो संस्था हैं, ठीक है, इसने अपना अनुसरण किया और इनसे फ़ायदा भी मिला। तो जो है इनका मतलब नेहरू जी थे और जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, इन्होंने संधियाँ करवाई। अब संधियाँ तो हो रही थी, लेकिन एक बात का खतरा हमेशा मतलब शस्त्र निशस्त्रीकरण का दौर चलने लगा कि ठीक है, आपके पास भी बंदूक है, आपके पास भी न्यूक्लियर पावर है, आपके पास भी न्यूक्लियर पावर है, ऐसे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, आपने बना लिया, हमने भी बना लिया। तो ये गुटनिरपेक्ष वाले क्या कर रहे थे, दोनों को मिला के, मतलब बीच के रास्ता मध्यस्थता करा के, उत्तर और पश्चिमी और पूर्वी जो दो खेमे बट चुके थे, द्विध्रुव राष्ट्र जो हो रहे थे, आपको यहाँ अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मध्यस्थता कराई, तो कुछ आपके जो है 1972, ठीक है, UNCTAD नीति, नई व्यापार नीति लाई गई, और आपके जो 17वां गुटनिरपेक्ष दौर 16 में वेनेजुएला में हुआ, और अभी शायद इसमें 120 देश सदस्य हैं, ठीक है, इसमें 120 हैं अभी लेटेस्ट में, 120, हाँ 120 ही है, ठीक है। और शस्त्र संधियाँ हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो उस वक्त हुई थी। LTVT आपको चाहे कोई भी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इनके आप फुल फॉर्म जो है आप ज़रूर देख लेंगे सारे का, ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ और आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। तो मैं बता दूँ, LTVT जो है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963, ठीक है, शस्त्र प्रसार संधि है। NPT न्यूक्लियर नॉन क्या है प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और साल्ट नाम से है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टाल्क, और है नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक आर्म क्या है रिडक्शन ट्रीटी। तो इन प्रकार के क्या है आपकी संधियाँ हुई, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण संधियाँ थी जो शस्त्र निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रही थी, कहा जा रहा था। इनसे फ़ायदा क्या हो, मतलब एक प्रकार का भय क्या, ठीक है, हम शस्त्र निशस्त्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन एक भय भी उत्पन्न हो रहा था। मान लीजिए 2 देश है, अचानक से मान लीजिए ये जो है परमाणु शस्त्र रख रखाव के दौरान कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए गलती से बटन दब जाना, ठीक है, या कुछ भी मतलब अचानक से विस्फोट हो जाना, तो हम दूसरे देश को कैसे दलील देंगे कि अच्छा ये देखिए हमसे गलती हो गई। तो ये एक प्रकार का भय बनता ही चला जा रहा था। हम ऐसा मान लीजिए कोई खुफिया जासूस या कोई मतलब जानकर कह लीजिए जानबूझकर कोई अगर क्या करे, शस्त्र चला दे, न्यूक्लियर वेपन चला दे, ठीक है। हालांकि अब ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, वो पहले के ज़माने अलग थे। अभी क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर आपके भी मन में आते होंगे कि हम क्यों नहीं परमाणु बम किसी को फोड़ देते हैं, मतलब कोई भी देश पे हम हमला कर देते हैं, ठीक है। तो हमला क्यों नहीं कर सकते, पहले तो एक्सेस सभी के पास होता नहीं है, मतलब आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और जो जितने हमारे डिफेंस ऑफ स्टाफ है, ठीक है, मतलब जो हमारे हेड है डिफेंस के, उन सभी के पास क्या होते हैं, एक की होते हैं, और सबसे मेन की हमारे प्रधानमंत्री के पास होते हैं, वही फैसला ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पहले बहुत ही कम ही प्रोसीजर फॉलो होते थे। तो अगर मान लीजिए गलती से दब भी जाते थे, तो हमको क्या है दूसरे राष्ट्र को बताने के लिए
हमको दूसरे राष्ट्र को बताने के लिए उनको बताना पड़ता, लेकिन ऐसा होता कि वो हमसे मानते कि नहीं आप गलती हो गया। हम क्या करते हैं, तो इनके द्वारा क्या है अस्थि नियंत्रण संधियाँ लाई गई, ठीक है। और जो न्यूक्लियर वेपन को क्या है हमको अपनाना था, इन पे रोक लगाई गई। तो रोक लगाई गई यूएन के द्वारा, पूरे ऐसा कर दिया गया, ठीक है, कि कोई भी लोग परमाणु हथियार बना नहीं सके। लेकिन आपको पता होगा क्या है भारत ने भी इतने कड़े प्रतिबंध के बावजूद न्यूक्लियर परीक्षण किया था। कहाँ, आपके पोखरण में। तो भारत के पास भी खैर केवल दिखाने के लिए कि हमारे पास भी क्या है परमाणु शक्तियाँ हैं। तो गुटनिरपेक्ष क्या है ये प्रभावी बना रही थी कि हम में से मतलब रास्ता अख्तियार करके ना हमें लड़ना है, ना किसी में जो है अलाइनमेंट होना है। केवल हम जहाँ हमको जैसा दिखेगा, अगर हाँ युद्ध की स्थिति है तो हम उनको क्या करेंगे, एक मध्यस्थता का रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बातें चलती रही। और आपका एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, भारत और गुटनिरपेक्ष। भारत पर क्या असर पड़ा और भारत ने इन नीति को कैसे लिया और इनके आगे क्या है, और अभी तक जो है गुटनिरपेक्षता को हम कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कैसे देखते हैं, हम कैसे इसका पालन करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतने दूरी तक में। और हाँ, यहाँ पर जो है ये जो शस्त्र संधियाँ हुई थी, ठीक है, इनका ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए जो भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले। और इस आशा में मतलब ये कि अच्छा हाँ ये कोरोना वगैरह हो गया तो क्या है एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम सभी के होंगे, ठीक है, चाहे लेट हो या जैसे भी हो। तो आपको एक सही से तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी सही से बनानी है ताकि कोई दिक्कत ना रहे। मैं आपके लिए हूँ, आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा हर एक चैप्टर के एक रिव्यू करके, और आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा पर्सनली मैसेज में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं दे दिया हूँ, ठीक है। आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हो। मैं फिर से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आखिरी टॉपिक है भारत और गुटनिरपेक्ष, देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, उनके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और कल हम नेक्स्ट जो है 12वीं के ही जो है इतिहास के विषय के बारे में लाऊंगा, पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन, उनके भी क्लास देखना ना भूलिएगा। मिलता हूँ।